हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट 1500 मेगावाट at the 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन झाकरी हिमाचल प्रदेश। तो वो रहेगा SJVN लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, राइट। इनकी चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गीता कपूर, राइट। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ SJVN लिमिटेड एंड इन्हीं के द्वारा ये आपका पहला, इंडिया का पहला मल्टीपर्पज दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया एट 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रोजन पावर स्टेशन जो कि झाकरी हिमाचल प्रदेश में है,
राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट। इसी के अलावा अगर हम बात करें, इन्हीं के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन के अलावा एक 412 मेगावाट का रामपुर हाइड्रोजन पावर स्टेशन को भी इन्होंने इनॉग्रेट करा था, जो कि आपका झाकरी में ही रहेगा इन हिमाचल प्रदेश। ये आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर ये आपका प्रोजेक्ट आता है एंड यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात की जाती है। इस प्रोजेक्ट के अंडर 14 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात की गई इन अ डे पर डे ड्यूरिंग 8 आवर्स ऑफ देयर ऑपरेशन, राइट। एंड यहीं पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, राइट, ये यूटिलाइज करेगा एल्कलीन इलेक्ट्रोलाइजर ऑफ 20 नॉर्मल मीटर क्यूब्ड पर आवर, राइट। आई रिपीट, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यूटिलाइज करेगा एल्कलीन इलेक्ट्रोलाइजर ऑफ 20 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर कैपेसिटी को, ताकि आपकी जो हाइड्रोजन गैस है उसको स्प्लिट किया जा सके, राइट, और ऑक्सीजन को बनाया जा सके। बेसिकली जो वाटर होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये 20 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर का हमें अल्कलीन इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज करने को देखने को मिलेगा इस प्लांट पर, ठीक है। फिर इसी के बाद बात करें NHPC, राइट। अगर NHPC की बात करें तो इनका अभी सेंटर ने रेज किया एक ऑफर फॉर सेल ऑफ 2500 करोड़ रुपीस। OFS यहाँ पे NHPC का रेज किया गया सेंटर के द्वारा। NTPC की बात करें, इन्होंने परमानेंटली अभी एक 220 मेगावाट का बरौनी स्टेज 1 प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया है। बरौनी स्टेज 1 प्रोजेक्ट को इन्होंने क्लोज कर दिया है। REC लिमिटेड की बात करें, इन्होंने अभी एक MOU साइन किया रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ, ताकि एक मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी सारे मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइनेंस किया जा सके, जो कि कॉस्ट रहेगी यहाँ पे 35,000 करोड़ रुपीस आने वाले 5 सालों में यहाँ पे फंड करने की बात की गई। तो याद रखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट झाकरी हिमाचल प्रदेश में, SJVN के द्वारा ये इनॉग्रेट करा गया। SJVN की बात करें तो ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है, सबसे पहले मार्क करके चलेंगे। SJVN क्या है? ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। अगर यहीं पे बात करूं NHPC, ये दोनों आपकी क्या है? मिनी रत्ना कंपनी। NHPC एंड SJVN ये आपकी मिनी रत्ना कंपनी है एंड NTPC एंड REC ये महारत्ना कंपनी आ जाती हैं। अगर मैं SJVN की बात करूं, राइट, अभी हमने देखा ये क्या है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, राइट। फर्दर इसके बारे में अगर देखें तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 शेड्यूल A CPS की आ जाती है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आ जाती है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? अभी हमने देखा गीता कपूर, इनके पास एडिशनल चार्ज है। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? ये हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहेगा एंड कब इस्टेब्लिश किया गया? 1988 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following organization is not included in the committee for the institutional reforms within the National Pharmaceutical Pricing Authority? देखो अभी एक कमिटी सेटअप की गई है, उस कमिटी का मेन एम क्या रहेगा कि जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स और जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनका जो प्राइस रहता है एंड जो उसकी सप्लाई है उसके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, और ये जो गैप रहता है कई बार जहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल, ये इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते तो उससे जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उन इक्विपमेंट्स का। तो इस प्राइस को फ्लक्चुएट ना करे, ये प्राइस स्टेबल रहे एंड सभी के लिए अवेलेबल हो सके सारे मेडिकल डिवाइस, इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन, इसीलिए ये कमिटी सेटअप की गई। तो पूछा जा रहा है कि इस कमिटी में इनमें से कौन सी अथॉरिटी नहीं रहेगी? तो फाइजर लिमिटेड इनमें से नहीं रहेगी। आपकी फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर इसके कमिटी के पार्ट रहेंगे। इसी के अलावा देखें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। फिर इसी के अलावा कुछ कंपनीज और देखें जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CII, AIMED जो कि है एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, देन फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स। इसी के अलावा आपका ADMI क्या है? एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। देन BDMAI ये क्या है? बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड एसोचम। ये सब यहाँ पर पार्ट रहेंगे इस कमिटी के। और जैसे अभी मैंने बताया इस कमिटी का एम क्या रहेगा कि जो प्राइस डिफरेंस है, जो आपका चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है कि प्राइस और उसकी सप्लाई में, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए एंड लोगों को
अफोर्डेबल प्राइस पे, बिना किसी राइज इन प्राइस के वो मेडिसिन, इक्विपमेंट्स वो सब मिल सके। फिर इस कमेटी के 3 कोर मेंबर्स रहेंगे। कौन कौन? 3 कोर मेंबर्स कौन कौन रहेंगे इस कमेटी के? वो है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, फिर आ जाते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है NPPA, फिर इसके बाद आ जाते हैं सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स। ये 3 मेंबर्स तो हो गए, ये 3 कोर मेंबर्स हो गए। इनके अलावा 2 स्पेशल इन्विटीज भी दिए गए, वो है सिक्योरिटी जनरल ऑफ इंडियन फार्माक्यूटिकल अलायंस एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। ठीक है, एंड ये जो कमेटी है ये बेसिकली रिफॉर्म्स लाने की बात करती है विद इन नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। एंड नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें, ये आपका जो फार्माक्यूटिकल ड्रग्स होते हैं इंडिया में, इनके प्राइसेस को ये रेगुलेट करती है। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? कमलेश कुमार पंत। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। राइट, चलिए फिर अगर हम बात करते हैं फाइजर की, राइट, फाइजर लिमिटेड, इन्होंने अपॉइंट किया था मीनाक्षी नेवातिया को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर यहां पे अपॉइंट की गई थी, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है काबिल, इन्होंने एक MOU साइन किया किस एस्टेब्लिशमेंट के साथ? अंडर CSIR। तो CSIR के किस आर्म के साथ? यहां पर अभी काबिल ने एक MOU साइन किया फॉर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन इन जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस टू ब्लास्टर देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। बताइए, तो काबिल ने अभी किसके साथ MOU साइन किया? तो CSIR का कौन सा आर्म रहेगा? वो है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई रिपीट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये CSIR का आर्म है। इन्होंने यहां पर अभी एक MOU साइन किया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। राइट, फिर इसी के बाद अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले तो ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये CSIR के आर्म ही है। अगर मैं फिर बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि है IICT, CSIR का ही आर्म है। ये कहां पर बिलोंग करती है? ये कहां पर है? ये आपका हैदराबाद तेलंगाना है। और NGIR ये भी आपका हैदराबाद तेलंगाना में ही है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो IICT है, इन्होंने भी अभी रिसेंटली किसके साथ पार्टनर किया? BHEL के साथ इन्होंने पार्टनर किया था ताकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकें फॉर क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकेंगे डाइमिथाइल ईथर में। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, तो इन्होंने भी रिसेंटली अभी WHO के साथ टाइप किया था, क्योंकि WHO ने अभी कोविनेट 3 इंडियन लैब लॉन्च की थी, और उसमें से जो एक इंडियन लैब थी ना, वो आपकी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब थी। ये कहां पर रहेगी? ये नागपुर महाराष्ट्र में रहेगी। अगर फिर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी IMMT, राइट, इन काबिल ने इनके साथ टाइप किया। राइट, IIMT ऑफ CSIR, इन्होंने काबिल के साथ ही एक MOU साइन किया था ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पर टेक्निकल एंड नॉलेज कॉपरेशन हम और नॉलेज शेयरिंग कर सके। राइट, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया CSIR के आर्म नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ फॉर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन। इससे क्या होगा? जो काबिल के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी। एंड इस कोलैबोरेशन से काफी सारे सर्वेस किए जाएंगे, डाटा एनालिसिस की जाएगी, साइंटिफिक नॉलेज शेयर की जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इन जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। राइट, चलिए मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक MOU साइन किया कुवैत की CMA के साथ फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0। तो देखो कुवैत का तो हो गया CMA क्या होता है? कैपिटल्स मार्केट अथॉरिटी। और इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने यहां पे टाइप किया? वो है IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी के साथ ये एक MOU साइन किया ताकि जो फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इकोसिस्टम है ना, उसमें हम नई टेक्नोलॉजीज को ला सकते हैं एंड इनोवेशन कर सकें। राइट, मार्क करके चलेंगे। फिर ये जो एक टाइप किया गया ना, ये कब हुआ था? इंडिया कुवैत की एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी 2.0। ये कहां पर हुई थी? कुवैत सिटी में हुई थी, कुवैत में ही। राइट, एंड वहां पर ये MOU साइन किया गया था बिटवीन कुवैत के CMA एंड इंडिया के IFSA के द्वारा।
ठीक। फिर अगर हम बात कर रहे हैं IRDAI की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, राइट, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं, करेक्ट, फॉर वेरियस इंश्योरर्स, करेक्ट, कि वो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स किया एंड उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करा गया है। अगर सेबी की मैं बात करूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है सेटलमेंट स्कीम 3 ऑन इलिक्विड ऑप्शन केसेस। अगर मैं बात करूं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, PFRDA, इन्होंने अभी रिसेंटली मैंडेट किया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन फॉर CRA एक्सेस, एंड ये कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल से लागू किया गया 2024 से। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूं इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0 की, करेक्ट, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कुवैत इन कोलैबोरेशन विद इंडिया बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल विद सपोर्ट फ्रॉम यूनियन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनीज एंड कुवैत चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। IFSCA की अगर मैं बात करूं, इसको लाया गया था अंडर द IFSCA एक्ट ऑफ 2019, इस्टेब्लिश किया गया था इसको 2020 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पर रहेगा? IFSCA का जिफ्ट सिटी में रहेगा, गांधीनगर, गुजरात। चेयरमैन कौन रहेंगे? के राजा रमन यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे, एंड इसको इस्टेब्लिश सन 2020 में किया गया था अंडर द IFSCA एक्ट ऑफ 2019। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआईज रीसेंट अपग्रेडेशन। इसमें से अगर हम देखें, पहला ऑप्शन, आरबीआई ने इशू किया मास्टर डायरेक्शन फॉर ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज डायरेक्शन 2024 की, यहाँ पे जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर ARCs उनको 100 करोड़ रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया जाए? 300 करोड़ रुपए कर दिया जाए। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है ACC ने रीअपॉइंट किया T रविशंकर को एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मई 2024। तो ऑप्शन 2 भी सही। सी कह रहा है कि आरबीआई ने इंपोज की एक मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन NABFINs लिमिटेड बेस्ड इन बेंगलुरु, कर्नाटका। तो ये भी आपका बिल्कुल सही रहेगा, राइट, मार्क करके चलेंगे। देन ये जो डायरेक्शंस हैं, राइट, ARCs जो एग्जिस्टेंस में है सिंस अक्टूबर 11, 2022 से पहले की, हैव बीन ग्रांटेड अ ट्रांजिशन पीरियड टू अचीव रिवाइज्ड मिनिमम नेट ओन फंड, एंड ये जो प्रोविजंस हैं, राइट, डायरेक्शंस जो अभी लाई गई हैं, करेक्ट, ये एप्लीकेबल होंगी टू द ARCs दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द RBI सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट ऑफ 2002, correct, and ARCs with the minimum NOF, that is NOF होता है आपका minimum net own fund of more than 1000 crore rupees will be eligible to act as a resolution applicant under the IBC Act of 2016 of India. एंड इन ARCs को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक अंडर द सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट। ऑल्सो ये जो ARCs हैं, दे शुड इस्टेब्लिश अ पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल एसेट रियलाइजेशन, करेक्ट, एंड दे शुड इंश्योर कि जो इनका रियलाइजेशन पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा एक्सीड ना कर सके। यहीं पे अगर हम देखें, ACC ने इन्होंने रीअपॉइंट किया T रविशंकर को एज देयर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर 1 ईयर, एंड इसके अलावा जो 3 और डेप्यूटी गवर्नर्स हैं RBI के, वो कौन रहेंगे? माइकल डी पात्रा, M राजेश्वर राव एंड स्वामीनाथन जानकी रमन। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इसके बाद हमने देखा कि आरबीआई ने एक मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज कर दी ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन NABFINs लिमिटेड, और ये जो NABFINs लिमिटेड है ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड सब्सिडरी है ऑफ NABARD, राइट, ऑफ NABARD। टेक अ नोट ऑफ दिस। NABARD क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहां पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। एंड यहीं पर अभी हम ना NOF की बात कर रहे थे, नेट ओन फंड की, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस बाय आरबीआई, जो ये ARCs हैं, बाय मार्च 31, 2024 इनको रीच करना पड़ेगा अ मिनिमम नेट ओन फंड वैल्यू ऑफ 200 करोड़ रुपीज, एंड बाय 31 ऑफ मार्च 2026 इनको रीच करना पड़ेगा बाय नेट ओन फंड वैल्यू ऑफ 300 करोड़ रुपीज की। जो हमने बात की कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको 100 करोड़ से बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं,
किस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बाय आरबीआई फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स? तो वो रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। आरबीआई ने अभी रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक को बार्ड कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो कोई भी नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो फिर उनके क्रेडिट कार्ड के लिए हो, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, करेक्ट। ये रीजन क्या रहा इनका, व्हाट वाज द रीजन कि आरबीआई का आईटी एग्जामिनेशन होता है, राइट। 2022 और 2023 का जो आईटी एग्जामिनेशन हुआ था, आरबीआई आईटी एग्जामिनेशन, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली हैं इन कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। इनकी डेफिशिएंसीज देखने को मिली, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, आपकी यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट में, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट में, डाटा सिक्योरिटी में हमें प्रॉब्लम देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा डाटा लीक हमें देखने को मिला। और इसी वजह से यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक जो अपना आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के जो बेसिक गाइडलाइंस होती हैं उनको मीट नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने इनको बार्ड कर दिया टू ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन या फिर नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने से। जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको ये इजीली यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन कोई भी नया कस्टमर को ये ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूँ जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की, राइट, आरबीआई बैंक ने इनको भी बार्ड कर दिया था, करेक्ट, बिकॉज ऑफ बार्ड कर दिया था कि ये कोई भी फाइनेंसिंग नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट शेयर एंड डिबेंचर्स, करेक्ट। और इन पे सैंक्शन लगा दिया था कि ये कोई भी नया लोन्स भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अगेंस्ट एनी आईपीओ। फिर आरबीआई की अगर आईआईएफएल की बात करें तो इनको गोल्ड लोन्स यहाँ पे देने से मना कर दिया गया था कि ये गोल्ड लोन्स नहीं दे पाएंगे फर्दर। एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अगर हम बात करें, इनको जो अपनी सर्विसेज हैं उनको खत्म करने की बात की गई थी बाय आरबीआई, ठीक है। एंड इसी के अलावा एक और याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको भी बैन कर दिया गया था कि ये कोई भी नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं बॉब वर्ल्ड ऐप पर सिंस अक्टूबर 2023 से ये कोई भी नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये भी मार्क करके चलेंगे, करेक्ट। और इसको ईज में देखें तो आप देख सकते हैं आरबीआई ने क्रैकडाउन किया ऑन वेरियस रेगुलेटेड एंटिटीज बिकॉज ऑफ नॉन कंपाइलेंस। इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बार्ड किया, करेक्ट, ताकि ये कोई भी नया डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, राइट। इनको ऑपरेशंस खत्म करने की बात की गई। आईआईएफएल की बात करें तो इनको नए गोल्ड नहीं दिए सकते हैं अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी व्यक्ति को। एंड जेएम फाइनेंशियल को अपना बिजनेस रिलेटेड या बॉन्ड फंडिंग को भी यहाँ पे रोक लगा दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे ऑन देयर बॉब वर्ल्ड ऐप सिंस अक्टूबर 2023। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड आरबीआईज अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? तो इनमें से वर्ल्ड लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं मिला है फ्रॉम आरबीआई, बाकी तीनों को यहाँ पे ये लाइसेंस मिल गया है। इवन अगर हम देखें तो अमेजॉन पे इनको भी यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें पेयू पेमेंट्स लिमिटेड, राइट, इनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया फ्रॉम आरबीआई एंड दे कैन नाउ एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। इससे क्या होगा, ये काफ़ी सारी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे एंड स्पेशली जो आपका स्मॉल मर्चेंट्स हैं, राइट, उनको यहाँ पे ये इंक्लूड कर सकेंगे एंड उनको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट आ जाता है, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने अभी नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2024 को जीता? तो दो इंस्टीट्यूट हैं, एक तो है दिल्ली एनसीआर से और दूसरा है मुंबई से। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें वो है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं एंड इनकी इंडियन स्टूडेंट्स टीम ने यहाँ पर अवार्ड जीता जो कि है क्रैश एंड बर्न अवार्ड। वहीं पे कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो इनके बच्चों ने यहाँ पे रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता अंडर द नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। ये 30वां आपका नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज था जो ऑर्गेनाइज कराया गया था नासा के द्वारा, राइट। इसको हम HERC की शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, करेक्ट। यहीं पर देखें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है HERC का, ये नासा के द्वारा ये इवेंट कराने का, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर सकें, डेवलप कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें, ताकि जो ह्यूमन पावर्ड रोवर्स होते हैं वो इजीली डिफिकल्ट टेरेन्स में नेविगेट कर सकें एंड अपने मिशन को कंप्लीट कर सकें। मान लो अगर नासा को मार्स पर अभी कुछ नया मिशन भेजना है तो उस पर हम कैसे डिफिकल्ट टेरेन्स को ऑपरेट कर सकेंगे, कैसे वहां पर रोवर मैनेज करेगा, कैसे काम करेगा, तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए ही ये चीजें यहां पर लाई गई, करेक्ट। और इसका 30वां एडिशन तो जो अभी ऑर्गेनाइज कराया गया, 600 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे यहां पर आउट ऑफ 72 टीम जिन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया इन दिस 30th एडिशन, करेक्ट। फिर अगर मैं जवाहरलाल नेहरू
यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हम जानते हैं कि अभी 14th एडिशन ऑफ क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई थी फॉर सब्जेक्ट वाइज। और सब्जेक्ट वाइज में अगर मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट स्टडीज़ की, तो डेवलपमेंट स्टडीज़ में इंडिया में फर्स्ट रैंक एंड ग्लोबली 20th रैंक आती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। और वहीं पर अगर मैं बात कर रहा हूं बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ की, तो वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, इनकी रैंक आती है फर्स्ट इंडिया में एंड ग्लोबली इनकी 22nd रैंक रहेगी यहां पर, राइट। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे टॉप किसने किया यहां पर इन ग्लोबली इस 30th एडिशन ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में, तो यहां पे टॉप किया गया किसके द्वारा, वो है पारिस एपिस्कोपल स्कूल फ्रॉम डेलेस यूएसए, इनकी फर्स्ट पोजीशन है इन द हाई स्कूल डिवीजन। और कॉलेज यूनिवर्सिटी डिवीजन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बामा, इन्होंने यहाँ पे जो कि हंस्टविल यूएसए में इन्होंने टॉप किया इन कॉलेज यूनिवर्सिटी कैटेगरी। एंड स्कूल हाई स्कूल कैटेगरी में किन्होंने टॉप किया, पारिस एपिस्कोपल स्कूल जो कि डेलेस यूएसए में रहेगा, करेक्ट। फिर यहीं पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दिल्ली से कौन थी जिसने क्रैश एंड बर्न अवार्ड जीता, वो है KIET कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये दिल्ली एनसीआर में है। एंड कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल ये मुंबई में, जिन्होंने रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। नासा HREC की बात करें, इट इज वन ऑफ द नासा का 8 आर्टेमिस स्टूडेंट चैलेंज रिफ्लेक्टिंग द गोल्स ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम, राइट। एंड इनका एम है कि हम फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को लैंड कर सके ऑन द मून। HERC इन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स देखे सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1994, मैनी ऑफ whom हैव परस्यूड देयर करियर्स एट नासा और विद इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो अमिताभ चौधरी, इनको यहाँ पे नेम किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक लिमिटेड। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2027 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा, 3 साल का ये इनका एक्सटेंशन रहा है, राइट। 2019 में ये अपॉइंट किए गए थे एंड अब इनको वापस से सेकेंड एक्सटेंशन मिल रहा है। अगर मैं पी संतोष की बात करूं, राइट, याद रखेंगे पी संतोष हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ NARCL। ये किनको रिप्लेस करेंगे, नटराजन सुंदर को इन्होंने रिप्लेस किया टू बी द न्यू MD ऑफ NARCL। निधु सक्सेना की बात करें, ये MD एंड CEO अपॉइंट की गई हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें अमिताभ चौधरी जी की, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैंक ऑफ अमेरिका के साथ इन 1987। देन इन्होंने क्रेडिट सिक्योरिटीज को ज्वाइन किया 2001 में। देन इन्होंने बिफोर ज्वाइनिंग एक्सिस बैंक इन 2019 ये MD एंड CEO थे ऑफ HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 2010 से 2019। ये MD एंड CEO भी रह चुके हैं इन्फोसिस BPO के फ्रॉम 2006 से 2010 तक, करेक्ट। इनके अलावा 2 अपॉइंटमेंट और देखते हैं, तो इन बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक ने अभी रीअपॉइंट किया मीना गणेश एंड गोपालारमन पद्माभन को एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनका सेकेंड टर्म रहेगा 4 साल का। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो MD एंड CEO कौन रहेंगे यहाँ पे, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ सिंह चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी टैगलाइन रहेगी बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल अपॉइंटेड हुम एज द UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। तो वो है इंडिया की गीता सब्रवाल। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द UN कोऑर्डिनेटर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ये सक्सीड करेंगी वैलेरी जूलियन को। वैलेरी जूलियन याद रखेंगे ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं एंड सिंस अक्टूबर 2020 ये इस पोजीशन को संभाल रही हैं, राइट। अगर मैं बात करूं गीता सब्रवाल की, इससे पहले ये UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर थी ऑफ थाईलैंड सिंस 2020 एंड ये काफ़ी सारी पीस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट एडवाइजर भी थी इन यूनाइटेड नेशन इन श्रीलंका। इनको 3 डेकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन ट्रांजिशन, इन सस्टेनेबल पीस, गवर्नेंस एंड सोशल पॉलिसी। एंड बिफोर ज्वाइनिंग यूनाइटेड नेशन ये आपका
डेप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव थी फॉर मालदीव एंड श्रीलंका। इन्होंने पावर्टी एंड पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे भी काम किया है फॉर यूकेज डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट इन इंडिया एंड वियतनाम। ठीक है, अगर बात करें फिर इंदिरा मानी पांडे जी, राइट, इंदिरा मानी पांडे, ये इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द बिम्स्टेक सिक्योरिटी जनरल, तो ये सिक्योरिटी जनरल हैं ऑफ बिम्स्टेक। कमल किशोर की बात करें, राइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल कमल किशोर को अपॉइंट किया गया इनके द्वारा एज द एसोसिएट असिस्टेंट सिक्योरिटी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इन UNDRR। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी जनरल कौन है जिन्होंने गीता सब्रवाल एंड यहां पर कमल किशोर को अपॉइंट किया, तो वो है एंटोनियो गटर्स के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया इंडिया की गीता सब्रवाल एज द UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहां पे पिक्चर में देख सकती हैं, ये है इंडिया की गीता सब्रवाल। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ SIFL मैनेज्ड बाय NARCL हैज अपॉइंटेड हुम एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। सो हरदयाल प्रसाद को यहां पे अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ SIFL। SIFL क्या है? सिरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। इसको मैनेज किया जाता है बाय NARCL। NARCL जो कि होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका मेन एम क्या होता है कि ये बेसिकली बैड लोन्स को ले लेती है एंड जिनको बैड लोन्स बाय करने होते हैं ये उनको फर्दर सेल कर देती है। करेक्ट, तो बेसिकली एक रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है, बैड लोन्स को मैनेज करती है। करेक्ट, तो हरदयाल प्रसाद इनको यहाँ पे MD एंड CEO अपॉइंट किया गया ऑन द बोर्ड ऑफ SIFL। टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके चलेंगे। करेक्ट, अगर इनकी बात करें हरदयाल प्रसाद की, इससे पहले ये MD एंड CEO थे ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट लिमिटेड एंड MD एंड CEO थे PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अजीत कुमार केके की, तो अजीत कुमार केके इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। अगर अतुल मेहरा की बात करें तो अतुल मेहरा को यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है एक्सेस कैपिटल का। वहीं पे वेंकटाचलम एच की अगर हम बात करें, इनको MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा याद रखेंगे NARCL इन्होंने एक्वायर्ड किया कंपनीज को अंडर द IBC जो कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि इनिशिएट किया गया था बाय RBI एंड यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात की गई है कुछ 32,000 करोड़ रुपए का डेप्ट ऑफ द NBFCs। राइट, तो कमिंग बैक, हरदयाल प्रसाद को अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ सिरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड दैट इज मैनेज्ड बाय NARCL। और NARCL का काम हमने देखा था ये क्या करती है, बैड लोन्स को यहां पे ये मैनेज करती है। नेक्स्ट, ICC has named whom as the ambassador of ICC Men's T20 World Cup 2024 which is set to be held in West Indies and USA in June 2024। तो यूसेन बोल्ट जो कि जमाइका के स्प्रिंटर हैं, काफ़ी फेमस ये आपके स्प्रिंटर हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, इनके द्वारा 8 से भी ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते जा चुके हैं। राइट, एंड इनको यहाँ पर अभी अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ द ICC Men's T20 वर्ल्ड कप जो अभी 2024 में होगा, वेस्ट इंडीज़ एंड USA में हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इस ICC वर्ल्ड कप की बात करूं तो ये कौन सा एडिशन रहेगा इस ICC वर्ल्ड कप का जो भी हमें देखने को मिलेगा, तो ये आपका 9th एडिशन रहेगा इस ICC T20 वर्ल्ड कप का मेंस कैटेगरी में, जो भी हमें देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज एंड USA में 1 से 29 जून के बीच में। करेक्ट, अगर वेलेरी एडम्स की बात करें तो वेलेरी एडम्स ये एक शॉट पुटर हैं, राइट, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं एंड इनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया था एज इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2024 का। राइट, एंड ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, शॉट पुटर है। करेक्ट, और इनको 2 गोल्ड मेडल्स भी इन्होंने जीते थे ओलंपिक गेम्स में। देन अभिनव बिंद्रा की बात करें, ये टॉर्च बियरर हैं ऑफ पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के एंड इसी के साथ साथ ये पहले इंडिविजुअल बने, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर फॉर इंडिया, फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। विनीशियस जूनियर की बात करें तो विनीशियस जूनियर याद रखेंगे यूनेस्को के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। राइट, गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल एंड ये सेकेंड ब्राजीलियन फुटबॉलर बने आफ्टर पेले टू बी अपॉइंटेड एज द यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर।
राइट। तो यूसेन बोल्ट इनको एम्बेसडर बनाया गया ऑफ द 9th एडिशन ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। वेलेरी एडम्स न्यूजीलैंड की हैं, शॉर्ट पुटर हैं, एंड ये इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनी ऑफ वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2024। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर हैं ऑफ पेरिस ओलंपिक गेम्स, एंड विनीशियस जूनियर ये गुडविल एम्बेसडर हैं फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, एंड ये एक फुटबॉलर है। मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं यूसेन बोल्ट। अच्छा, अगर हम यूसेन बोल्ट जो कि जमाइकन स्प्रिंटर हैं, इनके कुछ अगर रिकॉर्ड्स देखें, इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 मीटर रेस के। 100 मीटर में इन्होंने सिर्फ 9.58 सेकंड का रिकॉर्ड सेट किया, 200 मीटर में इन्होंने 19.19 सेकंड का रिकॉर्ड सेट किया, एंड 4x100 में इन्होंने 36.84 सेकंड का रिकॉर्ड सेट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द पेलोड्स लॉन्च्ड बाय द रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट। तो यहाँ पे दो पेलोड्स याद रखेंगे, राइट। एक तो है नासा का एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम। ये बेसिकली एम क्या रहेगा कि सनलाइट की मदद से हम अपने रॉकेट को कैसे प्रोपेल कर सकते हैं, राइट। अपने स्पेसक्राफ्ट को कैसे प्रोपेल कर सकते हैं यूजिंग सनलाइट। ये आपका एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम रहेगा, ACS-3 नासा का है, ये याद रख के चलेंगे। दूसरा याद रखेंगे नियॉन सेट। नियॉन सेट 1 ये साउथ कोरिया का रहेगा। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस पे काफ़ी हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हुए हैं कि जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं कोरियन पेनिनसुला के साथ, उसको हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकें, राइट। तो ये दोनों पेलोड लॉन्च किए गए रॉकेट लैब्स के द्वारा, राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड कहाँ से लॉन्च किया गया इनको? फ्रॉम रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 इन माहिया, न्यूजीलैंड। फिर अगर मैं बात करूं एक्सपोसेट की, ये एक्सपोसेट इसरो का रहेगा, राइट। इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट का मेन एम क्या है? ये इंडिया का पहला एक्सरे पोलैरीमीटर है, ताकि जो ब्लैक होल्स हैं एंड न्यूट्रॉन स्टार्स हैं हम उनको स्टडी कर सकें, राइट। फिर इसके बाद रुद्रा 0.3 HPGP, ये ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के अंडर। ये मेक इन इंडिया के अंदर आ जाता है, एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की बात की जाती है, जिससे इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया की डिफेंस में भी, इंडिया के स्पेस सेक्टर में भी हमें डेवलपमेंट, हमें एडवांसमेंट देखने को मिल सके, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देन है, आप यहां देख सकते हैं रॉकेट लैब ने लॉन्च किया नासा का ACS-3 एंड साउथ कोरिया का नियॉन सेट 1 इनटू ऑर्बिट। एंड ACS-3 ये सोलर सेल बेसिकली क्या है, सनलाइट की मदद से कैसे हम अपने रॉकेट को, स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल कर सकें, इसीलिए लॉन्च किया गया। एंड साउथ कोरिया के नियॉन सेट 1 ये बेसिकली क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 2024। 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है ये डे, राइट। एंड बेसिकली टू प्रमोट द वैल्यूज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, करेक्ट। एंड 2030 के जो एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको अचीव करने की यहाँ पे बात की जाती है, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे, जो पहला एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, इसको ऑब्जर्व किया गया था 24 अप्रैल 2019 में पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन 25 अप्रैल। एंड ये जनरली 4th थर्सडे को हम ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल महीने के, 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल मंथ, करेक्ट। 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल मंथ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार 2024 की थीम क्या रहेगी? लीडरशिप 2024 की यहां पर थीम रहेगी, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू एरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये किसकी थीम है? तो ये याद रखेंगे, ये इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की मेन थीम रहेगी। एंड इसकी सब थीम रहेगी थिंक साइंस एंड थिंक पीस, ये सब थीम रहेगी। डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ की बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये थीम है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023 की, और 2024 की थीम है लीडरशिप। अगर मैं बात करूं 2023, 2024 एंड 2025, 2023 में ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 4th थर्सडे को ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल महीने के। तो 2023 में 27 अप्रैल को ऑब्जर्व किया था हमने, 2024 को 25 अप्रैल को, और 2025 में भी हम इसको 24 अप्रैल को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय ITU,
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे ITU के द्वारा ये डे इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली एज ITC डे, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे, कि हम हर साल चौथे थर्सडे को इन अप्रैल मंथ ये डे ऑब्जर्व करेंगे। ITU के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, मार्क करके चलेंगे। ITU की अगर हम बात करें, ये इस्टेब्लिश किया गया था पेरिस फ्रांस में इन 1865, राइट, एज अ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, और बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे कौन रहेंगे? डोरेन बोगदान मार्टिन। हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आप देख सकते हैं इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 24 कब ऑब्जर्व किया गया? 2024 में 25 अप्रैल को, एंड इसकी थीम रहेगी लीडरशिप। नेक्स्ट आ जाता है 25 अप्रैल इज एनुअली ऑब्जर्व्ड एज डैश बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के द्वारा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को? वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया एक बेसिकली डिजीज होती है जो आपकी मॉस्किटो से होती है। मॉस्किटो के प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो के, लेट मी शो यू, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो कि होती है मच्छर के काटने से। WHO के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये हम 30 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब ऑब्जर्व की जाती है? 14 अप्रैल को ऑब्जर्व की जाती है। एंड वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये जो 4 डेज मेंशन किए गए हैं WHO के द्वारा, राइट, दीज आर द ग्लोबल पब्लिक हेल्थ डेज जो WHO के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। एंड WHO फोकस करता है ऑन अटेंशन ऑन 11 डेज एंड 2 वीक्स जो WHO मेंबर स्टेट्स के द्वारा मैंडेट किए गए हैं एज द ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ डेज। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इनको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पे जो कि आपकी रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। SJVN लिमिटेड, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया कमिटी फॉर ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस प्राइसिंग रिफॉर्म्स। काबिल ने एक MOU साइन किया विद CSIR NGRI, इनका आम है ये, फॉर एडवांसिंग जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन। इंडिया के IFSCA एंड कुवैत के CM में इन्होंने साइन किया एक MOU फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। RBI ने रेज किया मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ARCs टू 300 करोड़ रुपीस एंड डेप्टी गवर्नर T रविशंकर को 1 साल का एक्सटेंशन मिला। RBI ने रिस्ट्रिक्ट किया कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। PayU, इनको RBI का अप्रूवल मिल गया टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। देन इंडियन इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम दिल्ली NCR एंड मुंबई, इन्होंने नासा ह्यूमैनिटेरियन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज अवार्ड को जीता 2024 के, जिसका 30th एडिशन था ये। देन अमिताभ चौधरी को रीअपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक। इंडिया की गीता सब्रवालिन को अपॉइंट किया गया UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। हरदयाल प्रसाद को अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ सिरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। यूशियन बोल्ट को नेम किया गया एज एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। रॉकेट लैब लॉन्च करता है नासा का ACS-3 मिशन एंड साउथ कोरिया का नियोनसेट 1 इनटू ऑर्बिट। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 25 अप्रैल को, एंड वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। तो मार्क करके चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। आई होप आपको जो हमारा नया इनिशिएटिव है कि हम डेली बेसिस पे जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। एंड अगर पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। सबसे पहला है नेम द मैन्युफैक्चरर दैट लॉन्च्ड SKT-105E। ये SKT-105E बेसिकली क्या है? ये SKT-105E ये आपका एक इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया पहला, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर किया गया पहला माइनिंग ट्रक रहेगा। क्या है? माइनिंग ट्रक। एंड दैट टू याद रखेंगे, ये माइनिंग ट्रक क्या है? इलेक्ट्रिक, राइट, फुल्ली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक SKT-105E। पूछा जा रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन रहेंगे, तो वो है सैनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है ऑफ इंडिया के पहले फुल्ली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक के, जो कि है SKT-105E। मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो SKT-105E है ना, ये काफ़ी हार्श कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकता है। ये ओपन माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, उनको कैरी आउट करने का काम करता है। जीरो एमिशन रहते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक है और ना के बराबर इसमें पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जो यहाँ पे पेलोड रहेगा,
जो ये विथस्टैंड कर सकता है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 टन्स का पेलोड यहाँ पे ये विथस्टैंड कर सकता है। अगर हम बात करें सैनी इंडिया की, ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड सैनी इंडिया ये फुल्ली ऑन सब्सिडरी है सैनी हैवी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की एंड सैनी इंडिया 2002 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। करेक्ट। चलिए फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम देख रहे हैं टोयोटा। अगर आपको याद हो, टोयोटा के द्वारा इंडिया का पहला फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को यहां पे लॉन्च किया गया था। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने फर्स्ट ऑफ दिस काइंड्स टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशली बसेस को यहां पे लॉन्च किया। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, टोयोटा ने पहला फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लॉन्च किया, टाटा मोटर्स ने 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस को लॉन्च किया, और मारुति सुजुकी की बात करें तो इनका प्लांट अभी आ रहा है जो कि IMT खरखौदा में रहेगा, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स दिल्लीज एयरपोर्ट सिक्योर्ड विच पोजीशन। अगर हम बात कर रहे हैं ACI की, ACI है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इनके द्वारा यहां पर एक डाटा रिलीज किया गया, वो था वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड 2023 का डाटा। इसमें आपसे पूछा गया कि अगर हम बात करें तो इंडिया के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट के डाटा में। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, इसकी रैंक आ जाती है 10, तो ये 10th पोजीशन पर आ जाता है। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहला डाटा तो आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आपका एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करेक्ट। ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आपके। ये एटलांटा जो एयरपोर्ट है ये क्या है, USA में है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th पोजीशन पे आ जाता है। और इसी के अलावा याद रखेंगे, अभी तो इंडिया का 10th पोजीशन पे है 2023 में। अगर मैं बात करूं 2022 का डाटा, तो ये 9th पोजीशन पे था। दैट मीन्स हमारी जो बिजीनेस है एयरपोर्ट की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है न्यूज, मार्क करके चलेंगे। ब्लैक रॉक ने भी एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया विद विच फाइनेंशियल कंपनी टू सेटअप वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो ब्लैक रॉक के द्वारा अभी एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया गया एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये आपका एक जॉइंट वेंचर साइन किया गया। अब देखो वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है कि जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसको कहाँ पे हमें बेस्ट रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो कई बार लोग खुद इन्वेस्ट ना करके किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी मैनेजर्स को उनको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दे देते हैं एंड उनको वो फिर सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और इंडिया में अगर देखा जाए तो हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं, तो वो 1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है, ऐसे एसेट्स हैं जिनको यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। और इसी चीज का फायदा लेने के लिए ब्लैक रॉक ने अभी एक जॉइंट वेंचर साइन किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, ठीक है। मार्क करके चलेंगे। तो ब्लैक रॉक एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस आर्म है ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके बीच में ये जॉइंट वेंचर साइन हुआ। ये जो जॉइंट वेंचर है ये 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा, करेक्ट। एंड यहाँ पे एक वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया ये स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। और यहां पर याद रखेंगे, जो ये वेल्थ मैनेजमेंट फर्म बनेगी और जो ब्रोकिंग कंपनी बनेगी, इन दोनों के लिए इनको सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा सेबी से। एंड यहीं पे ये एज अ 50-50 जॉइंट वेंचर है, तो दोनों कंपनी यहाँ पे $150 मिलियन ईच यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। एंड इस सेगमेंट को, जहां पे इतना वेल्थ है, 1.1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो वेल्थ है, इसको मैनेज करने की बात की जाएगी। मेनली जो अभी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे मैनेज करते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, इंडियन वेल्थ मैनेजर्स हो गए, वो यहाँ पे ज्यादा की प्लेयर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल 361 हो गया आपका, राइट, नुवामा हो गया, BNB परिपास वेल्थ मैनेजमेंट हो गया। इन सब प्लेयर्स को यहाँ पे टैकल करेंगे ये जॉइंट वेंचर, एंड उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर लेने की बात करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट किया दैट ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रोवाइड
की इफेक्ट स्टेटमेंट्स टू बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट किया है रेगुलेटेड एंटिटीज़ को, जिसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट किया गया सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कि 1 अक्टूबर से जो भी आपके लोन प्रोवाइड कराएंगे आप, राइट, जो भी लोन प्रोवाइड कराएंगे टू नए रिटेल एंड एमएसएमई बोरोवर्स को, तो उनको सारा अमाउंट का जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो भी आप थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट लेंगे, जो भी आपका एनुअल परसेंटेज रेट होगा, वो आपको प्रॉपरली मेंशन करके देना है इन द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बन सके। नेक्स्ट चलते हैं। हु विल बी द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट टू फ्लाई ऑन जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड 25 मिशन। NS-25 क्या है? ये है न्यू शेफर्ड, ये एक मिशन है, करेक्ट। ये बेसिकली टूरिज्म मिशन रहेगा, स्पेस टूरिज्म मिशन, करेक्ट। एंड यहाँ पे पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन बनेंगे टू फ्लाई ऑन द जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन? वो है गोपी थुटाकुरा, करेक्ट। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर है एंड एक पायलट है एंड ही इज अमंग द 6 क्रू मेंबर्स जो कि यहाँ पर ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड मिशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि एक स्पेस टूरिज्म मिशन रहेगा। हमने देखा गोपी थोटाकुरा एक हो गए, इनके अलावा 5 कौन है क्रू? वो है मेसन एंजल ऑफ यूएसए, सिल्वियन शिरॉन ऑफ फ्रांस, केनेथ एल हेस ऑफ यूएसए, कैरोल शेलर ऑफ यूएसए एंड फॉर्मर यूएसए एयरफोर्स कैप्टन एड डुवाइट, ठीक है। एंड ये जो न्यू शेफर्ड मिशन है, ये 7th ह्यूमन फ्लाइट है फॉर द न्यू शेफर्ड प्रोग्राम एंड 25th इन देयर हिस्ट्री। एंड न्यू शेफर्ड 25 मिशन ये लिफ्ट ऑफ किया जाएगा फ्रॉम ब्लू ओरिजिन वेस्ट टेक्सास साइड, जो कि यूएसए में है। एंड ब्लू ओरिजिन के ऑनर कौन रहेंगे? वो है जेफ बेजोस, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। अगर गोपी थोटाकुरा की बात करें तो गोपी थोटाकुरा ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट and second Indian to travel into space following Wing Commander Rakesh Sharma of the Indian Army in 1984। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, इन अप्रैल डैश ट्राइब टुक पार्ट इन द इलेक्शन 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कास्टिंग देयर वोट्स इन अंडमान एंड निकोबार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा, नेम द फॉर्मर इंडियन फर्स्ट class cricketer who has been recently appointed as the head coach of the men's national team by the Uganda Cricket Association. Third, in April, the Technology Development Board announced the financial support of 14 crore rupees to Dash Company for developing satellite solar panels. Fourth, which of the following sports personalities have recently secured a Paris 2024 Olympic quota for India in the marathon race walk mixed relay event? And fifth, what is the tagline of Indian Bank? तो दोस्तों ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे एंड मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. ऑल्सो बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।